हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पिछले पार्ट में हमने देखा निंग ब्लश होकर एम्प्रेस के चेम्बर से चला जाता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम इसे दोबारा दोहरा सकते हो? ये सुनने के बाद जैन स्मार्क करता है और फिर अपने फ्री हैंड से वांग यीबो का जो फेस है उसे कवर करता है, जिससे वांग यीबो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अचानक से जैन वांग यीबो को बेड के ऊपर गिरा देता है। फिर वो वांग यीबो के स्टमक पे आकर बैठ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों के बीच में बेड रेसलिंग होने वाली है। अगर ऐसा है योर मैजेस्टी तो मैं तैयार हूँ, जियो चैन ये प्राउडली कहता है। वांग यीबो जियो चैन की तरफ देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। फिर वांग यीबो अपना सर शुक करता है और फिर चिल्लाकर जैन से कहता है, तुम पागल हो गए हो। ये कहते ही अगली मिनट में वांग यीबो जियो चैन को दूसरी ओर बेड के ऊपर गिरा देता है और फिर विद इन अ सेकेंड वांग यीबो बेड के ऊपर उठ जाता है। फिर वो जल्द ही एम्प्रेस का चैम्बर छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर पूरे शहर में अफवाह फैल गई। कंसोर्ट ने एम्प्रेस को अपने हिलोरियस फेस से डराकर उसकी जान लेने की कोशिश की। ये स्टोरी जैसे ही आर्चर यानी कि कंसोर्ट सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है एम्प्रेस ने पहले उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, लेकिन अब हर कोई स्टेट में इसी के बारे में बात कर रहा था और हर कोई कंसोर्ट के ऊपर ही ब्लेम कर रहा था कि उसने अपने चेहरे से एम्प्रेस को डराकर उसकी जान लेने की कोशिश की ताकि वो एम्प्रेस की जगह ले सके और वो क्वीन बन सके। किंग ऑर्चर्ड को डांट देता है और कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी एम्प्रेस के प्लेस पे जाने की, वो भी बिना मेरे और एम्प्रेस के परमिशन के? हाँ। किंग से डांट सुनने के बाद ऑर्चर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में आकर जैन से मिलने के लिए चली जाती है। जैन जो कि उस वक्त गार्डन में रिलैक्स कर रहा था। जैन जब भी अच्छे मूड में होता है तो वो रिलैक्स करने के लिए गार्डन में बैठ जाता है। जियो चैन को देखने के बाद ऑर्चिड अपनी हार्ड वॉइस में जियो चैन को अप्रोच करते हुए कहती है, तुम यहाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई? हाँ, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ज़्यादा ही जल्दी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है। ये बात सुनने के बाद जैन स्मार्क करता है। फिर वो निंग की हेल्प से अपनी सीट से उठ जाता है और फिर वो कहता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि कंसोर्ट ऑर्चिड मुझसे मिलने के लिए आई है। लेकिन सच कहूँ तो मैं। ये बोलते हुए जैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसकी नज़र कंसोर्ट पे पड़ती है तो वो भूल जाता है कि उसको क्या कहना था। कंसोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा हाई मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो बिल्कुल स्केरी घोस्ट की तरह लग रही थी। फिर कंसोर्ट से कहती है, नाटक करना बंद करो। अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होगे ना मेरा नाम बदनाम करके? हाँ। कंसोर्ट की बातें सुनने के बाद जैन सीक्रेटली स्मार्क करता है। कंसोर्ट का नाम बदनाम करना, जबकि जैन अभी तक बाहर गया ही नहीं। उसे जब से पनिशमेंट मिली है तब से जैन अभी तक पैलेस में ही बंद है। उसने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की थी कि वो बाहर जाएगा, घूमेगा, कैपिटल को एक्सप्लोर करेगा। फिर निंग कहता है, जितनी भी चीज़ें और जगहें पैलेस से बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एम्प्रेस वहाँ जाना चाह रहा था और उसे एक्सप्लोर भी करना चाह रहा था। वो श्योरली बिना एनोइंग किंग को कहे घूमना चाहता है। किंग हर दिन यहाँ आते हैं एम्प्रेस को बुलिंग करने के लिए। किंग के लिए ये रोज़ की बात होती है। वो कभी भी एम्प्रेस से मिलने के लिए नहीं आए थे। ये वही एम्प्रेस थी जो हमेशा किंग के साथ साथ चला करता था, उसे हमेशा फॉलो करता था जहाँ पर भी किंग जाया करता था। लेकिन अब जैन ने डिसाइड किया है कि वो पूरी तरह से अब चेंज हो जाएगा। तभी जैन कहता है, जब से मुझे पनिशमेंट मिली है तब से मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ। हालांकि अभी मेरे साथ मैजेस्टी का बच्चा है जिसे मैं कैरी कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए ग्रेट फीलिंग है।
जैन कंसोर्ट की आंखों में आंखें डाल के ये कहता है और फिर अपने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर प्लेस करता है। फिर वो कंसोर्ट की फ्लैट स्टमक की तरफ देखता है। अगर कोई भी बेवकूफ़ होगा उसे भी समझ में आएगा कि जो जैन है वो कंसोर्ट की इंसल्ट कर रहा है। तभी कंसोर्ट कहती है, तुम विच, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ मेरी इंसल्ट करने की? तो क्या हुआ, तुम मैजेस्टी के साथ साथ चलती हो बिल्कुल एक पपी की तरह, जबकि उसने तुम्हें क्लियरली कहा है उसे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऑर्चर्स के वर्ड सुनकर जैन अपने सर को शुक करता है। तभी जैन कहता है, कंसोर्ट ऑर्चर्स, मैं एम्प्रेस हूँ और अब मैंने फाइनली रियलाइज़ कर लिया है कि मैं पहले कितना स्टूपिड था। मेरा जो बिहेवियर था बिल्कुल एम्बैरेसिंग था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ। एक और बात, अगर हिज मैजेस्टी को मैं पसंद नहीं आया होता तो वो मुझे अपनी एम्प्रेस नहीं बनाते। और दूसरी बात, अगर उसे मुझे प्रेग्नेंट नहीं बनाना था, सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं बल्कि उस पर्सन को हिज मैजेस्टी ने प्रेग्नेंट बनाया जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, ना कि उससे जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, जैन की बातें ऑर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा पागल बना देते हैं। ऑर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जैन ने अभी उससे क्या कहा। जैन ने अभी उसको बहुत ही बड़ा ताना मारा था। ये बात सुनकर जो ऑर्चिस है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका खून खौलने लगता है। तो वो गुस्से में आकर जैन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। जैसे ही वो जैन को थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी पीछे से एक पर्सन आता है जो ऑर्चिस का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही ऑर्चस पीछे मुड़कर देखती है कि ये कौन सा पर्सन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने कंसोर्ट का हाथ पकड़ा, तो पीछे मुड़कर जैसे ही ऑर्चस देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि क्वीन मदर होती है। क्वीन मदर को देखकर ऑर्चस इमीडिएटली नी डाउन हो जाती है। तभी क्वीन मदर चिल्लाकर ऑर्चस से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस के ऊपर हाथ उठाने की, उसे थप्पड़ मारने की? ऑर्चिस एक भी अल्फाज नहीं कहती है। उसे पता था कि अगर उसने एक भी अल्फाज कहा तो जो बात है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दूसरी ओर जो वांग यीबो है, जो कि किंग था, वो जियोजैन को चेक करने के लिए आता है। जियोजैन उस वक्त क्वीन मदर की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने अपनी निगाहें ऑर्चिस की तरफ फेर ली और फिर सीक्रेटली स्मार्क करने लगा। जियोजैन को स्मार्क करता हुआ ऑर्चिस देख लेती है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जो कुछ भी अभी हुआ ये सब कुछ एम्प्रेस ने किया है। ये सब ट्रिक्स एम्प्रेस ने ही किया था। एम्प्रेस को पता था कि वो आने वाली है। एम्प्रेस ने ये पहले ही प्लान किया हुआ था ताकि वो उसे फंसा दे। फिर जियोजैन ऑर्चिस की तरफ देखकर धीरे धीरे कहता है, तुम तो गई। ऑर्चिस एम्प्रेस के लिप्स की जो मूवमेंट है उसे पढ़ लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है। उस वक्त गार्डन में वांग यीबो भी था तो वो खड़े होकर चिल्लाती है और कहती है, योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। मुझे फंसाया गया है। ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए ही किया गया है। ऑर्चिस ये जियोजैन की तरफ शार्पली देखकर चिल्ला कर कहती है। जिस तरह ऑर्चिस एम्प्रेस की तरफ देख रही थी ऐसा लग रहा था कि वो एम्प्रेस को निगल ही लेगी। तभी किंग चिल्ला कर कहता है, शट अप, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया हुआ था कि एम्प्रेस के पैलेस मत आना, लेकिन तुमने मेरी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। ये वो जब चिल्लाता है उसे देखकर जैन ट्रम्बल करता है। जैन का चेहरा भी पेल पड़ जाता है। अगर कोई भी जियोजैन को उस हालत में देख लेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि किंग एम्प्रेस के ऊपर ही चिल्ला रहा है। जिस गार्डन में ये सब कुछ हो रहा था उस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ एम्प्रेस ही जा सकता है और उसके साथ उसका पर्सनल सर्वेंट, और उसके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है। एम्प्रेस के साथ साथ उसके डार्क गार्ड्स भी होते हैं जिसे एम्प्रेस की प्रोटेक्शन के लिए ही असाइन किया गया था। वो भी सीक्रेटली सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने पहली बार किंग को इतना अपसेट देखा कि वो अपनी ही फेवरेट कंसोर्ट के ऊपर चिल्लाए। किंग का गुस्सा देखकर डार्क गार्ड्स भी ट्रम्बल करने लगे। तभी कंसोर्ट हकलाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, ये मैं हूँ, ऑर्चिड।
आपको तो मेरे बारे में पता है ना, मैं एम्प्रेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस यहाँ पर एम्प्रेस को देखने के लिए आई थी कि वो ठीक है या नहीं। ऑर्चिस जैसे तैसे अपनी आवाज़ को मैनेज करके ये कहती है। क्वीन मदर उस वक्त ऑर्चिस की तरफ देखकर स्नीज करती है। फिर वो अपने बेटे वांगीबो की तरफ देखती है। उसके बाद वो वापस ऑर्चिस की तरफ देखती है, जो कि उस वक्त वापस नी डाउन हो गई थी। फिर क्वीन मदर वांगीबो से कहती है, अब तुम ही इस मैटर को केयरफुली हैंडल करो। अगर मैं टाइम पे यहाँ नहीं आ गई होती तो मैंने अपने ग्रैंड चाइल्ड को लॉस कर लिया होता, क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये इनोसेंट हार्मलेस कंसोर्ट है। क्वीन ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर वांगीबो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना हाथ ऑर्चिस को थप्पड़ मारने के लिए उठाता है। जैसे ही वो ऑर्चिस को थप्पड़ मारने वाला होता है तभी इमीडिएटली उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। ये देखकर वांगीबो पीछे की तरफ मुड़ता है कि ये इतनी हिम्मत किस में आ गई कि एक किंग का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है वहाँ कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस होती है, जिसने अपने दोनों हाथों से किंग का हाथ पकड़ लिया था, उसे होल्ड किया था ताकि वो ऑर्चिस को थप्पड़ न मारे। हालांकि किंग एम्प्रेस से प्यार नहीं करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन कुछ दिनों से किंग ने एम्प्रेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे। उसे ऐसा लग रहा था कि ये एम्प्रेस नहीं कोई और है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर हो गया है और हाई टेम्परेटेड हो गया है। पहले जो एम्प्रेस था वो हर वो चीज़ करता था जिससे जो किंग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। हालांकि किंग ने कभी भी उसे हार्म नहीं किया था, लेकिन अब बात कुछ और थी। वांगीबो के जो डार्क गार्ड्स थे, वांगीबो ने उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा लिया था ताकि वो पता कर सके एम्प्रेस के बारे में, क्योंकि वांगीबो के जो गार्ड्स थे वो उसे बार बार कह रहे थे कि ये जो पर्सन है वो कोई और है, ना कि उसकी एम्प्रेस। जो पुरानी एम्प्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा अननोइंग, डिसरेस्पेक्टफुल एम्प्रेस था और साथ ही साथ काफ़ी स्टूपिड और फूलिश था। अचानक से एम्प्रेस चेंज कैसे हो गया? जितने भी डार्क गार्ड्स थे उन्होंने चारों ओर पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला। तभी जियोचेन वांगीबो से कहता है, देखिए मैं परफेक्ट फाइन हूँ, हमारा बेबी भी फाइन है, मैं बस डर गया था। जियोचेन ने कामली कहता है और फिर अपना सर वांगीबो के ब्रॉड चेस्ट पर प्लेस कर देता है। निंग ये देखकर सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करता है और फिर अंदर ही अंदर सोचता है, हाय मेरी जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। जैन ग्रिनेट करता है मिस्चीवली। वो सीक्रेटली ऑर्चिस की तरफ ही देख रहा था, जो ऑर्चिस उस वक्त नी डाउन थी। ऑर्चिस को ये देखकर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और ना ही वो बोल पा रही थी कि उसकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वांगीबो चाहता था कि वो अपनी गार्ड से कहे कि वो ऑर्चिस को फॉलो करे। उसके कुछ कहने से पहले ही जियोचेन अपनी फिंगर को वांगीबो की लिप्स के ऊपर प्लेस कर देता है, जिससे वांगीबो क्वाइट हो जाता है और वो कुछ नहीं कह पाता। फिर जियोचेन वांगीबो की तरफ देखता है सडेक्टिवली। फिर जियोचेन वांगीबो से धीरे धीरे कहता है, जाने दीजिए, ये डिजर्व नहीं करती है, इस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जियोचेन वांगीबो को सजेशन देता है। जो फिंगर जियोचेन ने वांगीबो के लिप्स के ऊपर प्लेस किया था, फिर जियोचेन उस फिंगर को वांगीबो के लिप्स के डाउनवर्ड्स ले जाता है स्लोली और फिर उसके नेक के पास प्लेस कर देता है। वो जियोचेन की तरफ देखता है सस्पिशियस होकर। फिर वांगीबो जियोचेन से कहता है, माय एम्प्रेस, क्या आप इस किंग को सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? ये बात सुनकर जियोचेन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है जैसे ही वो सुनता है कि किंग ने उससे क्या सवाल पूछा है। फिर जैन इमीडिएटली अपनी कदमों को पीछे की तरफ ले जाता है और अपने चेहरे को दूसरी ओर फेर लेता है ताकि किंग उसका लाल चेहरा ना देख सके। फिर ईबो जैन से कहता है, तुम्हें इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, ना कि ये सब चीज़ें करने की, तुम अभी भी कमज़ोर हो। ये कहते हुए ईबो सीट के ऊपर बैठ जाता है। जैन एम्प्रेस है तो उसी का काम होता है कि वो किंग को सर्व करे,
लेकिन इस वक्त वो प्रेग्नेंट है और इम्पीरियल डॉक्टर ने कहा है जितना हो सके उतना एम्प्रेस रेस्ट करे। तो निंग के पास कोई भी चॉइस नहीं बचता है, तो वही किंग को टी और स्नैक्स सर्व करता है। दूसरी ओर का सीन, मैं उस घटिया एम्प्रेस को मेरे प्यार, मेरे किंग को मुझसे अलग करने नहीं दे सकती हूँ। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरा किंग, मेरा प्यार मुझसे अलग हो जाए। ऑर्चिड एक गुस्से में ट्रम्बल होकर कहती है। तभी अचानक ऑर्चिड के सामने एक शख्स आ जाता है जिसने ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था। उसके आसपास ब्लैक लाइट आ रही थी। उसे देखकर ऑर्चिड डर जाती है और वो इमीडिएटली अपने कदमों को पीछे ले जाती है। फिर वो कहती है, तो तुम कौन हो? तो अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। जो तुमसे छीना गया है वो मैं तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हारी विश, तुम्हारी डिज़ायर को पूरा कर सकता हूँ। वो अनजान शख्स ऑर्चिड के सवाल के जवाब देने के बजाय उसे ये कहता है। जब जियो चैन नींद से जाग गया था, उसके काफ़ी टाइम के बाद जियो चैन ने डिसाइड कर लिया कि वो इस बॉडी के रियल ऑनर के बारे में यानी कि हाइनेस के बारे में जानना चाहता है। जियो चैन जिस बॉडी में है, अब उसने धीरे धीरे इस बॉडी के बारे में जानना शुरू कर दिया है। जियो चैन को बस कुछ ही बातें इस बॉडी के बारे में पता चली है। सबसे पहले जो इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर है, उसकी बॉडी एक तो काफ़ी ज़्यादा स्मूदर है और काफ़ी ज़्यादा वाइट है, बिल्कुल एक गर्लिश की तरह। दूसरी चीज़, जैन और इस बॉडी का जो ओरिजिनल ऑनर है, इन दोनों का नाम सेम है। बस एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिस एरा में जैन आया हुआ है, उस एरा में औरतों को वेल ट्रेन किया जाता था मार्शल आर्ट्स के लिए। जैन को अच्छे से पता है अगर उसने किसी भी औरत के साथ लड़ाई की या फाइटिंग करने की कोशिश भी की तो वो औरत जैन को अच्छे से पीट सकती है। तो जैन निंग से हाइनेस के बारे में पूछता है। फिर निंग जवाब में कहता है, हाइनेस, आप जनरल के बेटे हो। एम्प्रेस जो होता है वो जनरल का बेटा होता है। जनरल वेल नोन होता है पूरे स्टेट में। स्टेट के सभी बच्चों ने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन जैन बचपन से ही वीक फिजिक्स का था, इसलिए उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं सीखी है। जो फार्मर किंग था, उसने डिसाइड किया था कि वो कमांडर के जो बेटे हैं यानी कि जैन, उसे अपने घर की एम्प्रेस बनाएगा, यानी कि उसकी शादी अपने बेटे के साथ करवाएगा। उस एरा में सेम सेक्स की मैरिज नॉर्मल मानी जाती थी और आदमी प्रेग्नेंट भी हो सकता है। जब पहली बार जैन किंग से मिलने के लिए गया था और जब जैन ने पहली बार किंग को देखा तो इमीडिएटली उसे किंग से प्यार हो गया, यानी कि वागिबो से उसे प्यार हो गया। और जब उसे पता चला कि उसकी शादी किंग के साथ होने वाली है और वो उसका एम्प्रेस बनने वाला है, तो ये जैन के लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी कि फाइनली उसकी शादी उसी के साथ होने वाली है जिससे वो डीप प्यार करता है। उन दोनों की शादी ट्रेडिशन के हिसाब से ही की गई थी। जब पहली बार जैन एम्प्रेस बन के पैलेस आया, लेकिन किंग ने पहले ही उसे क्लियरली शो कर दिया था कि उसे एम्प्रेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उस आदमी से शादी नहीं करना चाहता था जिसे वो जानता भी नहीं है, और ना ही उसे कोई भी इंटरेस्ट है एम्प्रेस में, क्योंकि वो एम्प्रेस से प्यार ही नहीं करता है। किंग ऑलरेडी किसी और से प्यार करता था और वो कोई और नहीं बल्कि ऑर्चिस है। किंग ने तो उसे प्रपोज भी किया था कि वो उसे अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, लेकिन जो कुछ भी किंग ने प्लान किया था सब कुछ उसके अपोजिट ही चला गया। जब किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो उसने ऑर्चिस को अपनी कंसोर्ट बना दिया, जिससे ऑर्चिस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। उसके बाद जब कभी भी ऑर्चिस को मौका मिलता था तो वो जियो चैन को हर्ट करती थी बिना किंग को पता चले, और फिर किंग के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जियो चैन उसे हमेशा बुली ही करता रहता है, जिससे किंग को और ज़्यादा जियो चैन से नफरत होने लगी। पैलेस में हर एक को पता है कि किंग की सिर्फ एक ही फेवरेट है, जो कि ऑर्चिस है। किंग को किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जब भी पब्लिक में होता था तो वो पब्लिक के सामने ही कंसोर्ट के लिए अपना प्यार जताता था। वो पब्लिकली शो भी करता था कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसे कोई भी प्यार है एम्प्रेस से। जियो चैन को हमेशा हर्ट होता था कि जो किंग है वो कभी भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं देता है।
उसने वो हर एक काम किया जिससे वो किंग का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके, लेकिन हर एक प्लान, हर एक काम बेकार ही जाता था, जिससे ज़ैन यानी कि एम्प्रेस डिप्रेशन में चला गया और उसकी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसे मौका मिल गया कि वो अपने किंग के साथ एक रात बिता सके। ये उसके लिए सेकंड टाइम था जब किंग ड्रंक होकर आया था। ये बात 3 महीने पहले की है। उस रात के बाद एम्प्रेस कंफर्म हो गया कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ चारों ओर फैल गई। ये न्यूज़ सुनने के बाद आर्चिस और ज़्यादा उदास हो गई, तो उसने ठान लिया कि वो उस बेचारे जियो चैन को टॉर्चर करेगी। जियो चैन ने कभी भी एक भी अल्फाज किंग के सामने नहीं कहा था आर्चिस के खिलाफ, और ना ही उसने कभी भी अपना स्टेटस इस्तेमाल किया था कि वो आर्चिस को पनिश करे। आर्चिस हमेशा जियो चैन को कंटिन्यूसली परेशान करती रहती थी, कोशिश करती थी वो उसे हार्म करे, तब तक जब तक फाइनली आर्चिस को मौका मिल गया कि उसने एम्प्रेस को पानी में धक्का दे दिया ताकि वो उसकी जान ले सके। ज़ैन को स्विमिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ऑलमोस्ट पानी में डूबने ही वाला था। लकीली गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ी, जो कि उस वक्त वही नज़दीक में थे, तो वो लोग जल्दी ही आए और उन लोगों ने एम्प्रेस को रेस्क्यू कर लिया। यही बात जैसे ही क्वीन मदर को पता चली कि आर्चिस ने एम्प्रेस को पानी में धक्का देकर उसकी जान लेने की कोशिश की, तो क्वीन मदर ने इमीडिएटली सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि कंसोर्ट को अरेस्ट किया जाए। जियो चैन सारी बात सुन रहा था। जैसे ही उसे पूरी स्टोरी समझ में आ गई, तो उसने गेस लगाया जो रियल ऑनर है इस बॉडी का वो मर चुका है। तब जाके जियो चैन इसके अंदर आ चुका है। जियो चैन चुपचाप निंग की हर एक बात सुन रहा था। एम्प्रेस की पूरी स्टोरी सुनने के बाद जियो चैन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एम्प्रेस के साथ क्या क्या हुआ। फिर जियो चैन डिसाइड करता है वो उस ईविल कंसोर्ट को छोड़ेगा नहीं, जो कि किंग के सामने हमेशा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही अच्छी है। उसने आज तक कभी किसी को ज़रा सी भी चोट नहीं पहुंचाई है। जब पहली बार जियो चैन से जागा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो एम्प्रेस की जो लाइन है उसे क्रॉस नहीं करेगा, और ना ही वो कोई भी मौका देगा एम्परर को यानी कि वांग यीवो को कि वो उसे हर्ट करे। लेकिन जब उसने निंग की बात सुनी कि एम्परर जो है वो अपने घुटनों पे आ गया ताकि वो अपनी कंसोर्ट को रिलीज़ कर सके, उसे यकीन हो रहा था कि उसकी कंसोर्ट इनोसेंट है, जबकि उसने सच में एम्प्रेस को मारने की कोशिश की। पहली चीज़ जो जियो चैन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा वो ये थी कि वो किंग के सामने उसे प्यार करने का नाटक नहीं करेगा, बल्कि अब वो किंग को टीज करेगा और वो उसे प्रोवोक करेगा। वो अपनी कमज़ोरी और प्रेगनेंसी का एडवांटेजेस लेगा। जब आर्चिस जियो चैन से मिलने के लिए आया, तो ज़ैन ने जानबूझकर फेंट होने का नाटक किया ताकि वो मैजेस्टी को यकीन दिला सके कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। फिर उसी ने निंग से कहा था कि निंग पूरे स्टेट में रूमर्स फैला दे। जो कंसोर्ट है उसने एम्प्रेस की जान लेने की कोशिश की अपने डरावने चेहरे से, ताकि एम्प्रेस की जान चली जाए और वो एम्प्रेस की जगह पर आकर बैठ जाए। जैसे ज़ैन ने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। किंग को यकीन हो गया कि अब जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब किंग और जो क्वीन मदर है वो हर दिन ज़ैन से मिलने के लिए उसके पैलेस आते हैं। जब आर्चर सुबह सवेरे ज़ैन से मिलने के लिए ज़ैन के पैलेस आई हुई थी, आर्चर को देखने के बाद जियो चैन ने जानबूझकर नाटक किया ताकि वो आर्चर को गुस्सा दिला सके, और फिर उसने क्वीन मदर को अपनी तरफ ले लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हो गई कि उस वक्त किंग भी आ गया, जो कि ज़ैन को पता नहीं था कि वो भी आएगा, जबकि किंग खुद बहुत ही ज़्यादा स्टेट अफेयर्स में बिजी है। उस वक्त किंग ने खुद देखा कि गार्डन में आर्चर ने एम्प्रेस के साथ क्या क्या किया। फिर जियो चैन ने आर्चर के सामने प्रिटेंड किया कि वो किंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, वो उसे छू भी सकती है, जब उसने किंग के चेस्ट पे अपना सर रखा। ये देखकर जो आर्चर है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। जियो चैन चाहता था कि वो इनडायरेक्टली आर्चर को बता दे, उसे पसंद हो या ना हो किंग तो बस उसी का है। जियो चैन चाहता था कि आर्चर भी बिल्कुल उतना ही सफ़र करे जितना प्रीवियस एम्प्रेस ने सफ़र किया था आर्चर की वजह से। अगर आर्चर खुद को नाटक करने में माहिर समझती है, तो उस बेचारी को पता नहीं है जियो चैन इस मामले में उसका बॉस है। According to the novel,
अब हम वापस ऑर्चिड के पास पहुंचते हैं, जिसके सामने एक स्ट्रेंज आदमी प्रकट हो गया था जिसने काले रंग का रोब पहना हुआ था। फिर उन दोनों के बीच की क्या बात हुई, चलिए वो जानते हैं। ऑर्चिड उस स्ट्रेंज आदमी की तरफ देखती है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती है, जिसे देखकर साफ तौर पे पता चल रहा था कि ये आदमी सीधा साधा नहीं बल्कि इविल पर्सन है। ऑर्चिड फिर उस आदमी से कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ जो मैं तुम्हारे ट्रिक्स में इजीली फंस जाऊंगी? अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं उसे पा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी जैसे ही ऑर्चिड का जवाब सुनता है तो वो सरकास्टिकली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज़ ऑर्चिड के चैम्बर में गूंजने लगी, जिसे देखकर ऑर्चिड काफ़ी ज़्यादा डर गई। फिर वो आदमी कहता है, क्या तुम रियली श्योर हो कि तुम केपेबल हो? अगर तुम सच में केपेबल होती ना तो तुम इस वक्त यहाँ पर रो नहीं रही होती, तुम इस वक्त अपने प्यार के पास होती। सच कहूँ तो तुम इंसानों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस आदमी का जवाब सुनने के बाद ऑर्चिड का जो चेहरा है वो गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो अपनी उंगली को उसकी तरफ पॉइंट करके कहती है, तुम्हें तो मैं। तभी वो आदमी ऑर्चिड की बात को काटता है और फिर कहता है, तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो। याद रखना, तुम्हें जो करना है ना जल्द ही करो, कहीं बाद में देर ना हो जाए। तुम्हें पता नहीं है तुम किस इंसान के साथ डील कर रही हो। वो आदमी ये जवाब देने के बाद अचानक डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर ऑर्चिड अपनी आंखें क्लोज कर देती है। वो जो ब्लैक लाइट थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी वो भी अचानक से डिसअपियर हो जाती है उस आदमी के साथ। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।